नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल साइंस बाय जीएस सर पे वेलकम। और अभी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि आज सभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उस समय बाद में लोकल एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। उसी तैयारी को टेस्ट करने के लिए हमने एक 9th क्लास के लिए 9th साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं MCQ का। MCQ के अंदर आपको 15 क्वेश्चंस का ये वीडियो है और आप इन सभी क्वेश्चंस को देखें और वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, कितने रॉन्ग किए। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आंसर वाले हैं उनको आप वीडियो को देखकर वापस से सही करें। लेकिन इस वीडियो की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि उस क्वेश्चन के साथ उस पॉइंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें बताइए जो काफ़ी क्वेश्चंस और भी कवर करती हैं। तो वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो उस क्वेश्चंस को आप पूरा ध्यान से देखें, उसमें बताई गई बातों को समझें और हो सके तो आप उन पॉइंट्स को नोट भी कर लें ताकि आपके रिवीजन के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, रवि जल को किसी परख नली में गर्म करता है और परख नली में गर्म करता है तो वह पूछ रहा है किस ताप पर उबलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, जो रवि है वो परख नली में जब पानी को गर्म करता है तो हम जानते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा। लेकिन यहाँ आंसर हमें दिया हुआ है केल्विन में, यानी जो तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ताप मापने की जो SI यूनिट है वो है केल्विन। केल्विन में मापा जाता है इसको कि। तो अब हमें इसमें से ढूंढना है कि केल्विन में कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है। ये देखिए, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो होता है 273.15 केल्विन। लेकिन पूर्णांक के लिए आपको यही ध्यान रखना है, पूर्णांक वाला ही 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस का। इसके आधार पर अपन इस सवाल को करेंगे। देखिए, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी हमें 100 डिग्री को बदलना है केल्विन में। तो केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ध्यान रखिए आप। यदि आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो आप उसमें 273 क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यदि आपको मान लीजिए केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो आप उसमें से 273 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है केल्विन में, यानी इसमें क्या करना है, 273 ऐड कर देने आपको। तो 100 + 273, तो आंसर हो गया हमारा 373 केल्विन। तो राइट आंसर है डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि मान लीजिए आपको एक पदार्थ है, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो उसको सेल्सियस में बदलना है। अब केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हमने बताया था कि उसमें से माइनस कर देने हैं, 273 माइनस कर देने हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको मान लीजिए सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी वस्तु का या किसी द्रव का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसको आपको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 25 में 273 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। इस तरह से आप केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा 373 केल्विन।
अब यहाँ पे कुछ बातें और पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ में क्या फ़र्क है उसके तापमान में, कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा। यानी क्वेश्चन सिंपल है, देखिए 0 डिग्री की बर्फ़ है और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, जल है। अब इसमें से ठंडा कौन होगा? तो टेम्परेचर के हिसाब से तो दोनों ही सेम ही होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी अवस्था परिवर्तन होती है तो अवस्था परिवर्तन के समय उसे ऊष्मा दी जाती है, यानी उसे गर्म किया जाता है। तो जब बर्फ़ को पानी में बदलना है तो उसे गर्म किया जाएगा, तापमान में इसकी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो वो जो ऊष्मा उस समय दी जाती है, यानी 0 डिग्री के बर्फ़ को गर्म करके जल में बदला जाता है, तो उस समय उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तो फिर वो ऊष्मा कहाँ चली जाती है? वो ऊष्मा इसके अंदर छिपी हुई रहती है और इसको बोलते हैं प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं या गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा जो होती है, अवस्था परिवर्तन के उपयोग में आने वाली जो ऊष्मा होती है, उसे प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये हमको अच्छे से याद रखना है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ़ है वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज़्यादा ठंडी होगी। इसी को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 100 डिग्री का जो पानी है, यानी पानी उबलना कितने पे शुरू होता है? 100 डिग्री पे वाष्प बनना शुरू होता है। तो जो 100 डिग्री पर जो पानी है यानी जल है, और जो 100 डिग्री की जो वाष्प है, इसमें से गर्म कौन सी होगी ज़्यादा? तो नेचुरली 100 डिग्री की वाष्प गर्म ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें प्रसुप्त ऊष्मा छुपी हुई है। प्रसुप्त ऊष्मा छुपी हुई होती है इसमें। राइट आंसर इसका हुआ 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। राइट आंसर हुआ इसका त्वरण। अब देखिए इसका सूत्र भी याद रखिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यानी इस परिवर्तन में लगा समय। ये इसका फॉर्मूला है, यानी a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये वेग में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन में लगा समय, ये इसका फार्मूला, राइट फार्मूला। अब इसका मात्रक क्या बन जाएगा? इसका जो मात्रक होगा वो बनेगा इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों ही सही है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें इसमें आती है कि अगर एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है तो वेग जब समान रूप से घटता है तो उसको बोलते हैं एक समान त्वरण, और जब वेग असमान रूप से घटता है, जैसे मान लीजिए सड़क के ऊपर कोई कार चल रही है तो वो कभी तेज़ होगी, कभी धीरे होगी, कभी तेज़ होगी, तो उसका त्वरण कैसा है? असमान त्वरण। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि दिया गया जो ग्राफ है वो ग्राफ किस चीज़ का है। मान लीजिए ये वेग है और ये समय है, तो अब ये वेग और समय में ये वस्तु गति कर रही है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर असमान त्वरण है। यहाँ कैसा त्वरण है? असमान त्वरण है इसमें। यहाँ पर यदि समान त्वरण होता तो समान त्वरण में ये सीधी रेखा होती, इसको बोलते हैं समान त्वरण। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो इनको ध्यान रखें। इसके अलावा दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर डाला गया दाब, डाला गया बल,
ये एकांक क्षेत्रफल की परिभाषा है, एकांक क्षेत्रफल पे, यानी बल बटा क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला हो गया। दाब बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एग्जाम में आ सकते हैं आपके, इसलिए इनको याद रखें कि दाब का फार्मूला क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र हो गया। अब इसमें से बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, दाब का जो मात्रक हो गया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, या इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो पास्कल वैज्ञानिक नाम के आधार पर इसका एक मात्रक ये भी है कि पास्कल भी इसका मात्रक है, PA, यह याद रखने वाली चीज़ें। फिर एक है संवेग। संवेग में होता है कि किसी वस्तु के जो संवेग है, संवेग उसके द्रव्यमान, यानी संवेग होता है उसके द्रव्यमान और उसके वेग में जो गुणा होता है उसका गुणनफल संवेग कहलाता है। तो P बराबर m इंटू V। संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, ये संवेग का मात्रक है। विस्थापन होता है कि ये भी एक सदिश राशि है, लेकिन एक निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु की दूरी, यानी जो विस्थापन क्या है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी हो गई, ये भी सदिश राशि है, इसमें भी दिशा और परिणाम है। दाब आपने बता ही दिया कि दाब एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है, यानी P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका हो जाएगा। और त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, V माइनस यू अपॉन टी, ये इसके फार्मूले हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो स्वचालित जो ऑटोमेटेड जैसे कार है, बाइक है, इनमें जो दूरी नापने के लिए तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है वो होता है ओडोमीटर, और जो उसकी चाल है उसको मापने के लिए होता है स्पीडोमीटर। चाल को, ये चाल को मापता है कि इसकी स्पीड क्या है, चाल मापता है, और ये ओडोमीटर मापता है, दूरी को मापा जाता है। तो थर्मोमीटर होता है वो ताप को मापता है, तापमान को, और जो अमीटर है वो धारा के मान को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए जो धनुष होता है, जैसे ये धनुष है, इस धनुष की डोरी है, अब आप इसको जब इसमें एक हम इस प्रकार से तनी हुई डोरी, अब आप इसके अंदर एक बाण लगाया, अब आपने इसको खींचा, तो यूँ खींचा, यानी अब इसकी आकृति क्या हो गई, बदल गई। तो इसकी स्थिति बदल दी, आकृति बदलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। जब ये छोड़ दोगे तो यह गति करेगा, और अब उसमें जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो अभी इसमें जो तनित डोरी यानी खींच रखा है हमने, उसकी आकार बदल गया, स्थिति में परिवर्तन आ गया, तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करने वाला पदार्थ है। यानी यहाँ देखिए सबसे पहले टिंडल प्रभाव होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा, जैसे हम दो गिलास लेते हैं, एक गिलास ये लिया, इस एक गिलास के अंदर हमने पानी ले लिया और कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल के घोल दिया इसमें। एक गिलास और लिया हमने, इस गिलास के अंदर हमने मिल्क डाल दिया।
अब यहाँ पर हम टॉर्च से इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो लाइट जब इसमें से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी इसमें से, लेकिन जब यहाँ से आगे इसमें जाएगी तो आपको रोशनी इसमें दिखाई देगी। यानी इसमें जो कण हैं वो उस प्रकाश को फैला रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रहा है, वो प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यानी जब प्रकाश किसी कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो वो दृश्यमान हो जाता है। यानी यहाँ पर एक शब्द है कोलाइडल विलयन में दृश्यमान हो जाता है, यानी आपको दिखेगा, वहाँ पर वो रोशनी जाती हुई, प्रकाश जाता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसको क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। यानी जब प्रकाश कोलाइडल विलयन में से गुजरता है तो वह दृश्यमान हो जाता है, इसे कोलाइडल इफेक्ट भी कहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जैसे मिल्क है, मिल्क का जो विलयन है, इस मिल्क का जो विलयन में ये जो कण हैं ये कोलाइडल कण कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कोलाइडल कण। ये कोलाइडल कण के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश फैल जाता है। इस प्रकीर्णन के कारण ही वो हमें दिखाई देता है, इसको कोलाइडल इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको ऐसे विलयन को बोलते हैं कोलाइडल विलयन। यानी कोलाइडल विलयन जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण है। ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई विषमांगी या समांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो विषमांगी जो मिश्रण होते हैं उसमें जो पदार्थ होते हैं वो घुले हुए तो होते हैं लेकिन वो असमान है, उसमें वो उनको वितरण है, समान रूप से नहीं होता उनका, उनको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और इसमें जो मिल्क है, जो कोलाइडल विलयन है, इसमें हम उन कणों को इतने बारीक होते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं, आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब प्रकाश जाता है तब हमें वो दिखाई देते हैं। तो एग्ज़ाम में अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि टिंडल प्रभाव नहीं बता रहा है इसमें। तो देखिए ये जो वास्तविक विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। जैसे अभी अपन ने बात करी यहाँ पे कि एक जल है, इस जल में से अगर आप प्रकाश डालेंगे तो वो हमें इसमें से जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो सीधा निकल जाएगा इसमें से। तो इसे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। टिंडल प्रभाव में दो स्थितियाँ होती है। जो टिंडल विलयन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त प्रवास्था और एक होती है परिक्षेपण प्रवास्था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है अभी। एक होती है परिक्षिप्त प्रवास्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम, यानी जिसमें वो घोलेगा। ये चीज, तो इसमें जो कण होते हैं वो निलंबित रहते हैं, इसमें विलय कण यानी जो कण घुलेंगे वो निलंबित, और ये जिसमें पूरी तरह से वो घुलेगा, इसके अंदर जिसमें पूरी तरह से वो वितरित हो जाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोहरा किस में जो परिक्षेपित प्रवास्था और ये परिक्षेपण माध्यम कौन सा है। तो कोहरे में देखिए जो परिक्षेप प्रवास्था है वो है द्रव यानी पानी की बूंदे, जल बूंद, और जो परिक्षेपण माध्यम है वो है गैस यहाँ पर क्या होगी, हवा, वायु। तो इन दोनों चीज़ों से मिलता है कोलाइडल विलयन बनता है। तो कोलाइडल विलयन के उदाहरण भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोलाइडल विलयन का जो उदाहरण है वो है जैसे मिल्क है, बटर है यानी मक्खन है, ये सब कोलाइडल विलयन के हैं। या जैसे दूधिया कांच, आपने देखा होगा, जैसे धुंधला कांच होता है, दूधिया कांच, ये इसका उदाहरण है। शेविंग क्रीम, कोहरा, बादल भी कोलाइडल हैं। इसके अलावा
जब हम कमरे में जाते हैं तो कमरों में जो धूल उड़ती है, कमरे में जो धूल के कण होते हैं वो भी कोलाइडल इफेक्ट करते हैं, यानी जब कमरे में प्रकाश आता है उस धूल में से गुजरता हुआ दिखाई देता है। या घने जंगलों में जो वन आच्छादन होता है उसमें भी जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा बादलों में भी कई बार हमें इसे प्रकाश गुजरता हुआ दिखाई देता है। तो ये सब टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो किसी भी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग। राइट आंसर क्या है? संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समांगी मिश्रण कौन सा है? तो समांगी मिश्रण है जिसमें पदार्थ पूरी तरह से विलय हो जाए और उसको दिखाई ना दे, दूसरा उसमें घुला हुआ, तो वो है नमक का जलीय विलयन। तेल और पानी समांगी मिश्रण नहीं है, कंक्रीट समांगी मिश्रण नहीं है, रेत और लोहे का जो चूर्ण का मिश्रण है वो भी समांगी मिश्रण नहीं है। तो राइट आंसर हो गया नमक का जलीय विलयन। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, तो उसे बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। मिश्रण के जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है जिसमें घटक जो है वो समान रूप से वितरित होता है। जो समांगी है वो समान रूप से वितरित होता है, इसमें समान रूप से वितरण, यानी जैसे नमक और जल का विलयन है, यानी आप एक जल में नमक घोलेंगे तो नमक पूरे जल में समान रूप से उसका वितरण हो जाएगा। जबकि जो विषमांगी है उसमें असमान रूप से वितरण होता है, असमान वितरण होता है। यहाँ पर जैसे तेल है, पानी है, इसका जो मिश्रण बनाएंगे तो आप देखेंगे कि तेल इसमें घुलेगा ही नहीं, ऊपर तैरता रहेगा। कंक्रीट है तो कंक्रीट का मिश्रण भी असमांगी है क्योंकि असमान रूप से होता है। रेत लोहे का मिश्रण है तो वो भी असमान वितरण होता है। इसके अलावा जो समांगी मिश्रण है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मिश्र धातु। समांगी जो मिश्रण है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये मिश्र धातु। मिश्र धातु ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें पूछ सकते हैं, एक उदाहरण पूछा जाता है कि जो पीतल है उस पीतल में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं। तो जो पीतल है उसमें जिंक होती है 30% और कॉपर होता है 70%। ये 30% और ये होता है 70%। ये याद रखना कि मिश्र धातु तांबे पीतल में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित होती हैं। इसका राइट आंसर है नमक का जलीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना आएगा? तो देखिए जो चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अंतर है वो ये है कि भार स्थान बदलने पर बदल जाता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है। यानी अगर द्रव्यमान हम उसका चाहे पृथ्वी पे लें चाहे अंतरिक्ष में लें, चाहे चंद्रमा पे लें, द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन जो उसका भार है वो बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो चंद्रमा पे भार है, यानी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर होता है 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार। वस्तु
का पृथ्वी भार, यानी जो भार दिया हुआ है उसका 1/6 कर दो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन भार आ रहा है, यानी उसका जो पृथ्वी पर भार कितना है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 इंटू 10, 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 1.67 न्यूटन। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1.67। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस जो भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकने वाली श्रव्य आवृत्ति का परास कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। देखिए, जो ध्वनि होती है वो आवृत्ति का जो आवास होता है उसके परास के आधार पर वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अवश्रव्य, दूसरी होती है श्रव्य और तीसरी होती है पराश्रव्य। 3 तरह की ध्वनि होती है। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो 20 हर्ट्ज है उससे कम कि अवश्रव्य होती है, और ये जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि श्रव्य होती है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो होती है वो कहलाती है पराश्रव्य ध्वनि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि के प्रकार बताइए। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। इसकी आवृत्ति आपको याद रखनी है, 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य, और पराश्रव्य होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, यानी यह जो है ये श्रव्य आवृत्ति है, ध्वनि है। ये जो 20,000 से अधिक है ये पराश्रव्य है और ये अवश्रव्य ध्वनि है इसमें। अब इनके उपयोग भी अलग अलग हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि का यूज़ प्रयोजित होता है। जो पराश्रव्य का ध्वनि है उस पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कई प्रकार के जो उपकरण होते हैं जिनमें हम आसानी से सफाई नहीं कर सकते हैं, उन उपकरणों यानी सर्पिलाकार या कोई विषम भाग होते हैं उपकरणों के, तो उनकी सफाई करने में भी इस ध्वनि का उपयोग किया जाता है। यानी जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, पराश्रव्य ध्वनि, इसका उपयोग सफाई में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रिज बनाए जाते हैं या जो बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं उनमें जो धातुओं के ब्लॉक लगाए जाते हैं, तो उन धातुओं में अगर बीच में दरार आ जाए, जैसे ये मान लीजिए एक धातु का ब्लॉक है, यहाँ बीच में एक दरार है, इसका पता को किस से लगाया जाता है, किस प्रकार लगाया जाता है? इसका पता लगाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि से। ये ध्यान रखिए, पराश्रव्य ध्वनि से पता लगाया जाता है। जब इस पर पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जाती है तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो जहाँ तक सही है वहाँ तो वो सीधी निकल जाएगी, लेकिन जहाँ पे दरार है वहाँ पे ये टकरा के मुड़ जाएगी, जिससे यहाँ पर क्या हुआ, ये मुड़ गई इस तरह से। तो यहाँ पर हमको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या है, दरार है, तो दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो पराश्रव्य ध्वनि है इसका उपयोग ECG में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, हृदय संबंधी बीमारियाँ होती है उसमें भी किया जाता है। इसके अलावा जो पराश्रव्य ध्वनि है ये आपने बहुत सुना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, ये बहुत कॉमन उसका उपयोग है। अल्ट्रा
सोनोग्राफी इसमें, यानी इस अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि से जो आंतरिक अंग होते हैं उनका प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, उनकी संरचना को देखा जा सकता है। इसके अलावा जो यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे, ट्यूमर, इनके अंदर जो टिश्यू वृद्धि कर रहे हैं या इनके अंदर पथरी हो गई है तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है इससे। भ्रूण में जन्मजात दोषों को पता लगाया जा सकता है, यानी जब गर्भावस्था में सोनोग्राफी करके भ्रूण की वृद्धि विकास को देखा जा सकता है कि उसका ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, यह इससे पता। इसके अलावा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग गुर्दे की पथरी तोड़ने में भी किया जा सकता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो जो श्वेत क्रांति है उस श्वेत क्रांति का सीधा संबंध है दुग्ध उत्पादन से। हमारे देश में खाद्यान्न और खेती से संबंधित, पशुओं से संबंधित कई क्रांतियां हुई है, उनको अलग अलग नाम दिए गए। तो दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए या पशुओं की नस्ल सुधारने वगैरह के लिए जो क्रांति की गई उसका नाम है श्वेत क्रांति, और वो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ऐसे ही जो कृषि क्रांति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो संबंध है वो हरित क्रांति से। हरित क्रांति से इसका संबंध है, इसका कृषि में सुधार किया गया। इसके अलावा जो मछली उत्पादन है उसको बोलते हैं नीली क्रांति, नीली क्रांति। फिर उर्वरक है तो उर्वरक से संबंध है ग्रे क्रांति से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर या खाने के सोडे का अणुसूत्र बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सबसे पहले तो आपकी किताब में जो आयन दिए हुए हैं, आयन के जो आयन है, मूलक है, उनको आपको याद रखना है, आपको उनके सूत्र याद रखने। जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है तो सोडियम आयन का फार्मूला हो गया Na+1, या जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयन है तो कैल्शियम का हो गया Ca+2। मान लीजिए ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का हो गया O-2। तो ये आपको याद रखने हैं, यानी आयन और मूलक, यानी ये दो प्रकार के हैं, धनायन और ऋण आयन। आपको दोनों ही याद रखने हैं। पूरी टेबल याद कर लें। उस टेबल को याद करने के बाद में आप आसानी से किसी भी पदार्थ का अणुसूत्र बना सकते हैं। जैसे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर या खाने के सोडे का अणुसूत्र। तो देखिए बेकिंग पाउडर को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमारे को इससे इसका फार्मूला बनाना है। तो इसमें देखिए कोई भी अणुसूत्र है उसके दो भाग होते हैं, एक तो धनायन वाला भाग होता है और एक ऋणायन वाला भाग होता है। तो ये जो भाग है ये कहलाता है धन आयन वाला भाग है, यानी बाईं तरफ जो होगा वो धनायन वाला भाग होगा और दाईं तरफ जो भाग होगा वो ऋण आयन वाला भाग होगा। अब इसमें बाईं तरफ क्या है सोडियम, यानी हमको पता होना चाहिए सोडियम आयन का फार्मूला क्या है Na+1। हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो होता है HCO3-1। अब इसका फार्मूला क्या बन गया, जब भी बनाए तो दोनों की जो आयनों की संयुक्ता है उनको क्रॉस कर दो, NaHCO3, ये इसका फार्मूला बन गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया NaHCO3। इस तरह से आप किसी भी पदार्थ का अणुसूत्र का फार्मूला बना सकते हैं। यह है सोडियम कार्बोनेट, यानी इसमें किस प्रकार से बना, सोडियम का जो आयन होता है वो +1 होता है और जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का जो आयन होता है वो CO3-2।
तो इसकी संयुक्ता इधर आ जाएगी, इसकी संयुक्ता इधर क्रॉस कर दीजिए, सोडियम 2 हो जाएगा और CO3। ये फार्मूला बन गया सोडियम कार्बोनेट का। ये जो फार्मूला है ये है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। इसमें 2 आयन हो गए, सोडियम आयन हो गया Na+1 और एक क्लोराइड आयन हो गया -1। इनको संयुक्ताओं को क्रॉस कर दीजिए तो ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो जो संयुक्ता जब 1 होती है या दोनों बराबर होती है तो उनको यहाँ नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो इसका सरलतम रूप लिखा जा सकता है आसानी से। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, मान लो कैल्शियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये संयुक्ता इधर आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो सूत्र क्या बन गया, Ca2O2। लेकिन अब दोनों ही संयुक्ता बराबर है तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका सरलतम रूप भी माना जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड की जो होता है कैल्शियम का Ca+2, क्लोराइड होता है -1, ये संयुक्ता इसके नीचे लिखी जाएगी, ये इसके नीचे। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 जो प्रतीक है वो 1 ही है, और ये क्लोराइड 2, तो CaCl2। इस प्रकार हम अणुसूत्र लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए दोनों की जो संयुक्ताएं हैं वो अलग है, जैसे सपोज जैसे एल्यूमिनियम की संयुक्ता कितनी होती है, 3, और मान लो इसके साथ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो इसकी संयुक्ता होती है 2, तो 2 एल्यूमिनियम के नीचे जाएगा और 3 इसके नीचे जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा Al2O3, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये याद रखना। इसके अलावा कई बार संयुक्ता ऐसी होती है कि जब मूलक 1 से 2 तत्वों के साथ बने हुए हो तो कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ये हो जाएगा OH-1, कैल्शियम की हो जाएगी +2, क्रॉस करेंगे संयुक्ताओं को तो Ca, यहाँ 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है हाइड्रोक्साइड वाले की, लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइड है अब यहाँ पर ये जो इसकी संयुक्ता है ये दोनों पर जाएगी, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर लिख देंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला सवाल है, कैंसर के उपचार में कौन से तत्व के समस्थानिक काम में लिए जाते हैं या उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो समस्थानिक होते हैं वो क्या होते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं, यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समस्थानिक है वो एक ही तत्व के परमाणु हैं। अब जब एक ही तत्व के परमाणु हैं तो उनमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी कि उनकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या समान होगी, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होगी, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग होगी। ये परिभाषा याद कर लें आप, एग्जाम में आ सकती है, समस्थानिक की परिभाषा ये अलग अलग होती है। तो ऐसे परमाणुओं को उस तत्व का समस्थानिक कहा जाता है। क्या हुई परिभाषा कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन तो समान होते हैं, प्रोटॉन समान है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो असमान होती है, यानी अलग अलग होती हैं। तो उन परमाणुओं को उस तत्व का समस्थानिक कहा जाता है। इसमें देखिए जैसे हम हाइड्रोजन की बात लें तो हाइड्रोजन में ये नॉर्मल फार्मूला हाइड्रोजन का, यानी एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन कुछ हाइड्रोजन के परमाणु ऐसे हैं जिनमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, इस प्रकार से उसमें होते हैं। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो 3 हैं। एक तो ये प्रोटियम,
ये आपको याद रखने, एग्जाम में पूछते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखिए, तो प्रोटियम, दूसरा हो गया ड्यूटीरियम, और तीसरा हो गया, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और तीसरा हो गया ट्राइटियम। यानी इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो तो 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 2, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 3। यानी इनका परमाणु संख्या तो सबकी क्या है, सेम है। परमाणु संख्या इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 है। यानी प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम की परमाणु संख्या तो 1 है, लेकिन उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है। प्रोटियम की 1 है, ड्यूटीरियम की 2 है, और ट्राइटियम की 3 है। तो इसमें ये कह रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट। कोबाल्ट में भी जो C60 होता है, कोबाल्ट 60, इस वाले समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट के और समस्थानिक होते हैं, लेकिन कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ऐसे यूरेनियम भी, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन यूरेनियम का जो उपयोग किया जाता है वो परमाणु भट्टी में किया जाता है ईंधन के रूप में। ये भी ये पूछ सकते हैं कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का किया जाता है। यानी यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आयोडीन है, आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका उपयोग जो किया जाता है वो घेंगा, गोइटर नामक बीमारी में भी किया जाता है। घेंगा के उपचार में किया जाता है। गोइटर का, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो उसमें आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131। आयोडीन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो दिया वो 2 वैज्ञानिकों ने दिया, टी स्वान और एम स्लीडन। टी स्वान और एम स्लीडन 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो सभी पौधे हैं, सभी पौधे और जंतु वो कोशिका से बने हुए हैं। यानी उस सभी जंतु और पौधे किससे बने, कोशिका से बने हुए हैं। ये पहली बात बताई। फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो कोशिका है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इकाई है, ये कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके अलावा जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक है उसकी खोज की थी। ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट, ये पूछ सकते हैं आपके अलग से क्वेश्चन में। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की, ध्यान रखना। और रॉबर्ट जो ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। फिर इसमें एक साइंटिस्ट का नाम और लिखा है, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये ध्यान रखिए, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। खोज, जीवित कोशिका। ये खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी। इसमें एक नाम और है J.E. पुरकिंजे, इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी। तो ये आपको सारे वैज्ञानिकों के नाम और खोज याद रखनी है, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके अलावा जीव द्रव्य कोशिका सिद्धांत पे बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ज़्यादा नंबर का 3-4, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका सिद्धांत को समझाइए।
या आप इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड, यहाँ पे लिपिड है, लिपिड का निर्माण करने वाले कोशिकांग हैं। तो जो प्रोटीन और लिपिड का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदेश जालिका दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना आपको। एक तो होती है खुरदरी, खुरदरी, और दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका। यानी ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये जो खुरदरी वाली है, खुरदरी, इसके ऊपर दाने होते हैं ऐसे, इन दानों से, इन दानों को बोलते हैं राइबोसोम। ये पूछा जा सकता है कि राइबोसोम कहाँ होते हैं, तो खुरदरी अंतर्प्रदेवीय जालिका पर होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका है, ये जो चिकनी वाली अंतःप्रदेवीय जालिका है, ये वसा का निर्माण करती है। तो खुरदरी अंतःप्रदेवीय जालिका प्रोटीन का निर्माण करती हैं, चिकनी अंतःप्रदेवीय जालिका वसा का निर्माण करती हैं। और ये दोनों ही प्रोटीन और वसा ये कोशिका झिल्ली बनाने के काम में आते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो कौन से पदार्थ की बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की और वसा की, यानी लिपिड की, लिपिड की बनी होती है। और ये बनते कहाँ पर हैं, अंतःप्रदेवीय जालिका में बनते हैं, इसके अंदर। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम वाला, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके कि आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जब ये फूट जाती है तो इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं तो उस कोशिका को ही पचा जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर है, पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का बिजली घर है ये। और जो गोल्जी उपकरण है ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण इस प्रकार से। ये आपको सारे क्वेश्चन याद रखने, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चारों। अगला क्वेश्चन है, एरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। ये जो एरेनकाइमा है, ये जो उत्तक हैं, ये जलीय पादपों में पाया जाता है। एरेनकाइमा उत्तक में क्या होता है कि जो जलीय उत्तक होते हैं उनके बीच में ऐसे एयरी स्पेस हो जाते हैं, हवा वाले स्थान, यानी यहाँ हवा भरी हुई रहती है। इस हवा भरने के कारण क्या होता है, ये जलीय पादप जो होते हैं ये जल के ऊपर तैरते रहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि एरेनकाइमा, यानी इन उत्तकों में हवा भर जाती है, कैविटी होती है, इनमें गुहिका होती है, अंदर से खोखले होते हैं, तो इसमें हवा भर जाती है, जिससे हल्के हो जाते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं, एरेनकाइमा। हमारे इन सभी क्वेश्चनों को आपने देखा और आपने भी उनका उत्तर दिया होगा, तो आप ये बताएं कमेंट में कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा।